नथिंग एवर ग्रोज इन द कंफर्ट जोन। आराम की जिंदगी में आराम तो होता है पर ग्रोथ नहीं होती। जो हमारा युवा है वो खुद को समझ पा रहा है, आपको लगता है ऐसा? जैसे हम स्कूल कॉलेज से फ्री होते हैं, हम कहते हैं छुट्टी छुट्टी। कुछ नहीं पढ़ना। और यही गलती कर जाते हैं कि छुट्टी कर ली तो दैट मींस लर्निंग बंद हो गई। अकल बादाम खाकर नहीं धक्के खाकर आती है। एंजॉय द जर्नी सबसे पहली सीखिए। एंजॉय द जर्नी, उसमें तो लाइफ निकल रही है। आपने 2007 में शुरू किया और सबसे पहले स्टेज पर पहुंचे और माइक हाथ में था, वो कैसा रहा अनुभव? गो ऑन स्टेज नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उसी में। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप तो कर देते हैं सर, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते वहां तक। उस वक्त हमने देखा है कि बहुत सारे सुसाइड केसेस आ जाते हैं, बहुत लोग हैं जो खुद में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये सिर्फ स्टार्टअप नहीं, ये हाँ, युवाओं इवन युवाओं में यंगस्टर्स भी। भी। बच्चों को हमें ये समझाना है कि उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी जिंदगी है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। स्टार्टअप जिसने शुरू किया वो क्यों किया? तो लाइफ में रिस्क कैसे लिया जाए? क्या आप काम पे आधा घंटा पहले आ सकते हैं? क्या बॉस के बिना बताए कोई टारगेट सेट कर सकते हैं? किसी ने थैंक यू नहीं बोला, किसी ने शाबाश नहीं दी, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें वहां पर लेकर चली जाती है जहां से लौटना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग वापसी को अपना मिशन बना लेते हैं, अपना मकसद बना लेते हैं और लौट कर आते हैं एक ऐसे मकसद के साथ जो ना सिर्फ अपने लिए होता है बल्कि वो समाज के लिए भी होता है। 2007 ये सिर्फ एक साल नहीं है दोस्तों, ये वो साल है जब एक युवा विदेश की आरामदायक जिंदगी को छोड़कर भारत लौट कर आया। और सिर्फ भारत लौट कर नहीं आया, वो भारत लेकर आया अपने सपने, अपना मकसद और अपनी मंजिल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम अपने पॉडकास्ट में आपसे मिलवाते हैं उन हीरोज को, उन एक्टर्स को, उन अच्छे महान लोगों को जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से कराएंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जैसे ही मैं उनके बारे में अभी आपके सामने जिक्र करूंगी तो आप कहेंगे कि अरे, इन्हें तो हम जानते हैं, इन्हें तो हमने बहुत बार देखा है, यूट्यूब पर देखा है, सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तो चलिए फिर उनसे आपकी मुलाकात कराती हूँ जिन्होंने विदेश की अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर भारत में अपने लक्ष्य को पूरा किया, आप सबके लिए, हम सबके लिए। सिमरजीत सिंह हमारे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट में है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, आपको सभी जानते हैं और सोशल मीडिया पर तो आप छाए रहते हैं। मेरा सबसे पहले एक सवाल है, जैसे मैंने कहा कि 2007 एक साल नहीं था, ये एक पूरी जर्नी थी आपके लिए। जी। और ये 2007 बड़ा खास रहा। आप विदेश की एक आरामदायक जिंदगी को छोड़कर भारत लौटे और भारत में वो स्ट्रगल था, वो सब कुछ था जो आपने शुरू किया। तो क्या रहा, मतलब क्या सोचकर आप वापस आए? क्या आप सपने थे, क्या सोचा था क्या होगा भारत कुछ में, क्या खास करूंगा? सोचा नहीं था, इसलिए इसीलिए शायद इतना बड़ा कदम उठा लिया। हाँ। पर सबसे अहम बात ये कि अफ्रीका में एक सोच है, एक फिलॉसफी है जिसे बिग हंगर कहते हैं, यानी बड़ी भूख। तो अच्छा। उनकी उनकी ट्राइब्स में माना जाता है कि इंसान की एक छोटी हंगर होती है, छोटी भूख होती है, और जीवन में कुछ बड़ा करने की आशा होती है, जिसे वो बिग हंगर कहते हैं। और जो छोटी भूख वो होती है, वो जिंदगी के गोल्स पाने की, वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पाने की, वो जैसे आप चाहते थे अपने बचपन में कि आपकी लाइफ जैसे हो, उन सब चीजों को पाने की। और ऊपर वाले की दया से वो लगभग सारे गोल्स 26-27 साल की एज में मैंने अचीव किए। मैं सिडनी अपनी होटल मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए गया। पहले मैंने होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ से किया था। होटल मैनेजमेंट में कैसे आया वो एक अलग कहानी है, वो हमारे यूट्यूब पर हमने वीडियोस के बनाए हुए हैं। पर उसके बाद होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद लास्ट जो मैं यूके में था, जहाँ 4 साल में ऑलरेडी रह चुका था, और जैसे आपने कहा कि बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी और एक ऐसी जिंदगी थी जो हर इंसान लगभग उस पोजीशन में होना चाहता है, कंफर्ट। तो जैसे कहते हैं ना, नथिंग एवर ग्रोज इन द कंफर्ट जोन, यानी कि आराम की जिंदगी में आराम तो होता है पर ग्रोथ नहीं होती। तो वो मुझे महसूस हो रहा था। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, कंचन, वो साल 2007, जिसमें मैंने बिना ज्यादा सोचे हुए, और दो ही ड्राइविंग फोर्सेस थी, एक माँ और एक मातृभूमि। ये दोनों ड्राइविंग फोर्सेस थी, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद मम्मी अकेले थे यहाँ पर, और मेरी काफी सालों से ये इच्छा थी कि मैं वापस आऊं। और साथ ही साथ में मेरे में ये भी हो रहा था कि अब जो नॉलेज
जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंसेस जो गेन किए हैं लाइफ की स्ट्रगल से और अलग अलग जगह काम करके, अलग अलग नेशनैलिटी से, हर एक कल्चर से कुछ ना कुछ सीखा है, हर एक नेशनैलिटी से कुछ ना कुछ काम करने का ढंग सीखा है। और जैसे पंजाब में कहते हैं ना अक्सर कि अकल बादाम खाकर नहीं धक्के खाकर आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल जिंदगी के वो धक्के खाए अलग अलग जगह पर, और मुझे लगा कि शायद मेरे अंदर से कुछ ऐसा पनप रहा है कि इनको जाकर एक्सप्रेस किया जाए, शेयर किया जाए युवाओं के साथ। और ऐसे ही बिना कुछ ज्यादा सोचे हुए, कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वापस आकर ये ही करना है। हाँ, पर दो तीन चीजें क्लियर थी कि माँ के लिए, मातृभूमि के लिए, और खुद के लिए भी, कि खुद के लिए क्रिएटिव इंडिपेंडेंस हो, ताकि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊं। और ये सब सपने लेकर साथ में अपने सूटकेस में 2007 में मैं वापस जालंधर, जो मेरा घर है जहां पर, मैं वापस पहुंचा। कोई ऐसा प्लान नहीं था। और देखिए, जब कोई इंसान ऐसे डिसीजन लेता है ना, तो अलग अलग लोगों अलग अलग लंबे लंबे सेंटेंसेस में पूछते हैं आपने ऐसे कैसे सोचा, क्या हुआ। और पंजाब में या उत्तर भारत में तो ज्यादा सवाल नहीं होता, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है जिसे कहते हैं हैं तुम विदेश होकर वापस आ गए, यूके की उस समय मेरी यूके की और कनेडियन रेजिडेंसी दोनों मेरी एलिजिबिलिटी थी। और आई कुड हैव बीन अ परमानेंट रेजिडेंट इन बोथ ऑफ दीज प्लेसेस। जी। और जिस जिस चीज के लिए लोग कितनी कश्मकश करते हैं, मूवीज बनी है इस टॉपिक के ऊपर कैसे पहुंचने के लिए। पर वो कहते हैं ना, जबकि कोई कुछ नया, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब कुछ नया पनप रहा हो तो फिर जो पुरानी चीज है उसकी मृत्यु आवश्यक है, यानी उसका जाना आवश्यक है, और उसे जाने देना चाहिए। रूमी जो फेमस सूफी फिलोसोफर है, उन्होंने कहा कि लेट द डेड लीव्स फॉल, एंड आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि जैसे ही मौसम भी बदलता है तो पत्ते भी झड़ना शुरू होते हैं। तो शायद वो जो स्टेज थी उसने अपना पर्पस सर्व कर लिया था, और आगे मुझे कोई और चीज बुला रही थी। 2007 की ये कहानी। बिल्कुल। तो ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प रही, लेकिन कहते हैं सर कि जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं जी। तो बड़ी मुश्किलें आती हैं, तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। तो जब आप शुरू कर रहे थे, जब आप लौटे, तो क्या ऐसी मुश्किलें थी जब लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो डायलॉग था ना आमिर खान का लगान मूवी में कि हमने कोनो गलती तो नहीं कर ली है। तो वो डायलॉग हमारे माइंड में भी बार बार उठ रहा था। तो उर्दू के किसी शायर की चंद लाइनें याद आती हैं जिन्होंने कहा कि जो सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सफर इख्तियार करते हैं वही मंजिलें पार करते हैं। एक बार कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। तो यानी आपको सर्टेनिटी, इंसान सबसे ज्यादा क्या चीज चाहता है? मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे बिल्कुल। सर्टेनिटी चाहिए, मुझे बताएं कि ये करियर मैं अगर चूज करूंगा तो मेरी लाइफ कैसे होने वाली है। पर शायद कामयाबी और शायद हमारे जीवन के लक्ष्य बिना गारंटी के चलते हैं। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं कि अगर गारंटी चाहिए तो टोस्टर खरीदो, फ्रिज खरीदो, माइक्रोवेव खरीदो, एसी खरीदो, इनके साथ गारंटीज आती हैं। अगर अपने दिल की आवाज सुननी है तो इसके साथ गारंटी नहीं आती। पर आपको, आप में वो हिम्मत होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए अपने वर्क एथिक में, अपनी काबिलियत में, और समय देना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मुश्किलें अनगिनत आई, पर उन्हीं सरदार पटेल ने कहा है कि उनकी कहावत है, एक मुश्किलों में मजा है। बिल्कुल। और जो मजा शायद मुझे अपनी प्रीवियस जॉब में नहीं आ रहा था, और आज भी कंचन ऐसे है, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकिंग मेरी ज्यादातर कंपनीज के साथ रहती है। ओके। सम ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन दिस कंट्री, भारत की शिमला से लेकर संबलपुर तक, और इधर अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में है, चाहे वो एमएनसीज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इंश्योरेंस में है, माइनिंग में है, गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज हैं। पिछले 18 साल मैं और मेरे बैग ये सफर तय करते रहे हैं। तो मैंने एक ही चीज इसमें ये देखी है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप इन टच हों विद हु यू आर। बिल्कुल। आप क्या हैं, आप क्या वैल्यूज लेकर आ रहे हैं। जब आपको, जरूरी नहीं इंसान को अपनी क्षमता की शुरू से ही पता हो, बिल्कुल। पर अगर आप खुद से वाकिफ हों टू सम एक्सटेंट, और आपके माइंड में ये होगा कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, ये मैं हैंडल कर सकता हूं, ये मैं हैंडल कर सकती हूं, कुछ कुछ पार्ट आपके अंदर का कह रहे हैं। और इसीलिए मैं सभी देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूंगा, जो बुल्ले शाह जी ने अपनी काफी में लिखा कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। You have read thousands of books, तुमने हजारों किताबें पढ़ी, पर तूने खुद को नहीं पढ़ा कभी। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। जा जाए वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने च वड़िया नहीं। तू मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, पर कभी मन अपने में नहीं गया। बुल्ले शाह ਐਵੇਂ लड़दा शैतान दे नाल बंदिया, तू शैतान के साथ लड़ता है, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं, अपनी कमजोरियों के साथ तू लड़ा नहीं। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़दा है,
जो आसमान में उड़ रहा है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां फड़दा ਜਿਹੜਾ मन विच वसिया ਉਹਨੂੰ कदी फड़िया नहीं। जो मन में तेरे है उसको तूने, और सभी सभी धार्मिक ग्रंथ सभी लगभग इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हमारे मन में हमारे अंदर बड़ी शक्ति है। और चैलेंज ये है आजकल कि हमें बाहरली दुनिया ने इतना डिस्ट्रैक्ट कर रखा है कि हमें समय नहीं मिलता। तो 2000 पहले के जो पीरियड में मैं अपने बॉस का शुक्रगुजार हूँ, 4 साल जिनके साथ मैंने काम किया जिस जगह में यूके में, जिन्होंने मुझे समय दिया। एक ऐसी जॉब थी, एक ऐसी टीम थी जिनके कारण मुझे समय मिला ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, खुद को पढ़ने का, और वहीं से ये क्लैरिटी हुई और वैसे ही मुश्किलें हल होती गई। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सर बड़ी अच्छी आपने बात कही कि आपने खुद को पढ़ा। बुल्ले शाह की बहुत एक अच्छी आपने बात भी कही। लेकिन आपको लगता है सर कि आज का जो यूथ है हमारा, जो हमारा युवा है, वो खुद को समझ पा रहा है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम को समझ पा रहा है। एग्ज़ैक्टली। वो इंस्टाग्राम पे बाकी लोगों की स्टोरी को, लोगों को दूसरे के लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होगी, खुद के बारे में नहीं होगी। ये देखने की, आप समझने की कोशिश करें। और इंसान तो रैशनल तो है ही नहीं। बिल्कुल। वी आर नॉट रैशनल। हमारे IIM अहमदाबाद में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया। एक शख्स को खड़ा करके बोला कि अभी अभी मैसेज आया फोन पे कि 10 लाख रुपए का आपका इंक्रीमेंट लग गया, मुझे बताओ आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो बंदा उछल रहा है, यस यस एक्सप्रेशन दे रहा है। पर बोली रुकिए, साथ में बोला कि जिस शख्स को आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं ना काम पर, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उसका 20 लाख का लग गया। तो एकदम से उसका चेहरा जो ना चेंज हो गया, उतर गया। राइट। और उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये रैशनल थिंकिंग नहीं है। अगर ये रैशनल होते, राइट, यानी लॉजिकली सोचने वाले होते, बिल्कुल। तो पहले इनके पास 10 लाख नहीं थे, अब मिले। इसको तो खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। पर इसकी खुशी अब इसलिए कम हो गई है कि जिससे नहीं जो बनती, इसको हाँ। पसंद नहीं है, नहीं। जिससे इसकी नहीं बनती, उसको भी इस क्यों मिले। तो सडनली जो इसको मिला है उससे तो इसका ध्यान हट गया। और यही चीज इंस्टाग्राम पर हो रही है। हम लोग जो भी इंस्टाग्राम पर जो भी कुछ डालते हैं, शायद 1% ही होंगे जो अपनी लाइफ का हर पहलू दिखाते हैं। बिल्कुल। पर 99% हम तो चुनिंदा पहलू दिखा रहे हैं, उसके ट्रेलर दिखा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि युवा, जिनको पता ही नहीं है अभी एक्चुअली में कि इसकी बैक स्टोरी भी होती है, हर फोटो की बैक स्टोरी भी होती है। जैसे इंस्टा पर ही था ना कि जहाँ वहां फोटो खिंचाने के लिए कितने लोगों की लाइन लगी होती है और कितनी जल्दी होती है। तो वो बैक स्टोरी नहीं देख पा रहे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इंस्टाग्राम से, नॉट नेसेसरली इंस्टाग्राम, हमारे क्लाइंट्स भी हैं, मेटा इज अवर क्लाइंट आल्सो, बट सोशल मीडिया या दूसरों से ध्यान हटाकर खुद की लाइफ पर फोकस करें। सर जितना ये सफ़र रहा, 18 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, पूरा 18 सालों का अनुभव जी। है, तो क्या सबक मिला? मतलब क्या आपको लगता है कि मैंने ये 18 सालों में ये एक चीज़ मैंने अलग सीखी? पहला सबक तो ये था, ये पहले शुरू कर लेना चाहिए था सफर। हाँ। बट जोक्स अपार्ट, नहीं, सबसे जो बड़ी सीख जो इस सफर से रही कंचन, सबसे पहली ये है, एंजॉय द जर्नी। सबसे पहली सीख यही है, एंजॉय द जर्नी। जिंदगी किसी मुकाम पर, किसी डेस्टिनेशन पर, किसी की मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं है, वो कैसे पहुंच रहे हैं हम वो भी जरूरी है। क्योंकि उसमें तो लाइफ निकल रही है, लाइफ उसमें गुजर रही है। हम उस मंजिल का ही इंतजार करते हैं कि ये गाड़ी ले लूंगा फिर ये होगा, ये घर ले लूंगा फिर ये होगा, ये प्रमोशन में नहीं। पहले उस मंजिल को एंजॉय करना। दूसरा, खुद का सिलेबस बनाएं। और ये बड़ी दिलचस्प चीज है, स्कूल हमें सिलेबस देता है, कॉलेज हमें सिलेबस देता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज से फ्री होते हैं, हम कहते हैं छुट्टी कुछ नहीं पढ़ना, और यही गलती कर जाते हैं। और आजकल के बदलते हुए युग में खास करके भारतीय युवा सबसे बड़ी गलती यही कर जाते हैं कि छुट्टी कर ली तो दैट मीन्स लर्निंग बंद हो गई। लर्निंग तो तब शुरू होती है, सीखना तो कॉलेज स्कूल के बाद शुरू होता है। क्योंकि हम अपने आप को एक डिफरेंट दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए शायद हमारे स्कूल कॉलेज ने हमें प्रिपेयर नहीं किया। आज भी आप कितने कोर्सेज में देखेंगे जो पढ़ाया जा रहा है और जो मार्केट की डिमांड है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सो पहली सीख ये रही, एंजॉय द जर्नी। दूसरी सीख ये थी कि खुद का सिलेबस बनाएं यार, कि खुद को अपडेटेड कैसे रखना है, कौन से वीडियोस देखने हैं, कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मेरा फिटनेस रिजीम क्या है, मेरी एक्सरसाइज रिजीम क्या है। और तीसरा कि जिंदा दिली बहुत जरूरी है, जैसे पंजाबी चढ़ती कला कहते हैं, वो हमेशा होनी चाहिए। ऑप्टिमिज्म कि दुनिया, अब यंग जब बुजुर्ग कहें कि हाँ हमारे वक्त में ये होता था, अब के जमाना खराब हो गया, तो मैं शायद समझ सकता हूं। पर अगर यंग लोग भी ऐसे ही बात करें और चेहरे मुरझाए हों, किसी शायर ने बखूब लिखा है कि एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है, क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है। सो तीसरी सीख यही कि वो जिंदा दिली जरूर कायम रखें।
बिल्कुल। तो ये जो सफ़र रहा इसमें फैमिली का कितना रोल रहा? कहते हैं कि फैमिली अगर आपके पीछे मज़बूत है, तो जी, फिर आपको ना तो किसी से डरने की ज़रूरत है, ना रुकने की ज़रूरत है। तो एब्सोल्युटली। फैमिली का रोल कैसा फैमिली रहा? का बड़ा अहम रोल रहा। उनकी सपोर्ट के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ उन सबका। उन्होंने मेरे क्रेज़ी आइडियाज़ में विश्वास किया। हुँ, मेरी मदर जो आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज़ ओनली 21 और वो एक अलग कहानी है क्योंकि जब मेरा करियर जब शुरू ही हो रहा था हुँ, तो फादर साहब ठीक नहीं थे, ही वाज़न्ट वेल उस समय मैं सो आपने 2007 की बात की कि मैं यूके से वापस भारत आया। हुँ। मैं उससे पहले एक बार फिर वापस आया था उससे पहले अच्छा, 2001 में जब मेरे फादर ठीक नहीं थे, तब भी ओके। मैं यूएस में अपनी जॉब छोड़ के उनके साथ रहने के लिए वापस आया था उस समय। तो हमेशा फैम परिवार का यही कहना, उनके मेरे सारे डिसीजंस को सपोर्ट करना एक हुँ, बड़ी अहम जो सपोर्ट सिस्टम था। मेरे लाइफ पार्टनर कहते हैं लाइफ पार्टनर का अंडरस्टैंडिंग होना, उनका आपके विजन को ट्रस्ट करना और हाथ से कंधा मिलाकर आगे आगे बढ़ना बड़ी अहम सपोर्ट है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। हुँ। इसके साथ-साथ अगर देखें तो जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा सर कि आप कंपनीज़ में जाते हैं जी, और ज़्यादातर आपका समय जो वो भारत की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, जी। वहाँ पर ज़्यादा रहा। हुँ, हुँ। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? मतलब कैसे रहता है जब आप कंपनीज़ में जाते हैं? तो सबसे पहले आपका क्या रहता है वहाँ आई पर? थिंक सबसे पहले तो हम ये उसमें ये होता है कि क्या इवेंट हो रहा है, उनका हुँ, उद्देश्य क्या है, उनका लीडरशिप का विजन क्या है, हुँ, वो लीडर अपनी जो शिप को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, हुँ, टीम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, टीम ऑलरेडी क्या अचीव कर रही है, कर चुकी है, ब्रांड हुँ, की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं। हुँ, सो इन सब सब चीज़ को समझना मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगता है क्योंकि हुँ, हर स्पीकिंग एंगेजमेंट डिफरेंट होती है। हुँ, और जहाँ तक भारत की कंपनियों की इस समय हम बात कर लें, बड़ी ऊर्जा है, हुँ, बड़ी ऑप्टिमिज्म है, बड़ी एनर्जी है और काफ़ी बड़ा विजन है। हुँ, और मोटिवेशनल स्पीकर्स को कॉर्पोरेट इवेंट्स पर इनवाइट करना जो पहले सिर्फ चुनिंदा कंपनियों में लिमिटेड होता था, एमएनसीज में, मल्टीनेशनल्स में, अब वो पब्लिक सेक्टर में भी हर और इवन गवर्नमेंट में भी ये शुरू हुआ है। और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि जो तो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो तो एक्सपर्ट हैं ही, हुँ, पर कई बार एक जो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू जिसे हम कहते हैं, एक बाहर किसी व्यक्ति का नजरिया जो फ्रेश आइडियाज लेकर आता है, हुँ, उससे भी सभी लोगों में ऊर्जा भर जाती है, कुछ नए आइडियाज आते हैं और हम आइडियाज की एज में रह रहे हैं। बिल्कुल। सो नहीं इस ये मेरे को मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे पास ये मौका है ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट्स पे जाने का। और न सिर्फ मैं वहाँ जाके सिखाता हूँ पर हुँ, हर इवेंट मुझे भी बहुत कुछ सिखाता है बिल्कुल। क्योंकि ऐसे लीडर्स से मिलना होता है, ऐसे लोगों से मिलना होता है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ किसी कॉज को, किसी कंपनी को डिवोट की है। हुँ। सो उनके साथ जो 10-15 मिनट बिताए भी बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। हुँ। तो आगे का विज़न क्या है? जैसे कुछ तो सोचा होगा कि अब आगे मुझे क्या करना है? मेरे और भी ड्रीम्स हैं जिन्हें अभी और पूरा करना है। कुछ सब ऐसा कुछ सब सब ख़ास सबसे विज़न? बड़ा ड्रीम तो ऑनगोइंग ड्रीम है जो चल हाँ। रहा है। मेरी हुँ, यही कोशिश है कि जितना भी हो सके, चाहे वो हमारी बुक्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस हैं, हुँ, कीनोट स्पीचेस हैं, इन पर्सन में हैं या वर्चुअली हैं, उनके ज़रिए से मैंने इन 18 साल में या इससे पहले लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, हुँ, उनको रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूं, राइट? क्योंकि हमारे तो बिलीफ है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। हुँ, सरबत दा भला मीन्स कि सारी दुनिया का भला हो। हुँ, सरबत दा भला मीन्स सारी दुनिया का भला हो। हुँ, सो अगर मेरे कुछ अनुभवों से कुछ किसी सुनने वाले का, वो चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे बिहार में है, तो चाहे रांची में है, चाहे पंजाब में है, चाहे शिमला में है या संबलपुर में है, कहीं हुँ, पर भी हो, अगर उसकी लाइफ में कोई क्लैरिटी आ सकती है तो मेरे से ज़्यादा और खुश कोई नहीं होगा। सो सबसे बड़ा मिशन इस समय यही है कि इन हुँ, सभी एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जा सके हर एक हुँ, माध्यम से। हुँ, और दूसरी मेरी जो विजन है कंचन, वो ये है कि भारतीय जितने भी थॉट लीडर्स हैं या स्पीकर्स हैं, अभी तक ये विद इन द कंट्री ही लिमिटेड हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी 40% से ज्यादा मेरा जो काम है वो भारत के बाहर रहता है। ओके। वो सारा साउथ ईस्ट एशिया, हाँ, सिंगापुर, मलेशिया, ऑल ऑफ दोस कंट्रीज, मिडल ईस्ट सारा, नॉर्थ अमेरिका में भी मैं वेगस में भी गया हूँ, वहां पर भी मैंने प्रेजेंट किया है। क्योंकि अक्सर सोच काफी जगह अब चेंज हो रही है, पर हुँ, इससे पहले यही थी कि ये जो मैनेजमेंट थिंकर्स हैं या लीडरशिप थिंकर्स हैं या हुँ, जो थॉट लीडर्स हैं, ये वेस्ट से आते हैं, हुँ, यूरोपियन कंट्री से आते हैं या अमेरिका से आते हैं। आई वांट टू चैलेंज दैट, वी आर ऑलरेडी चैलेंजिंग इट। आई हैव स्पोकन टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग कंपनीज, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली ऑल्सो। और हुँ, मेरी जैसे कहते हैं कि हर एक का अपना तरीका होता है देश को कंट्रीब्यूट करने का। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि इन द माइंडसेट, इन द लीडरशिप डेवलपमेंट, इन इनोवेशन, इन ऑल दीज थिंग्स, यहाँ भी तिरंगा लहराए।
बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप गए और जी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने स्टेज पर जाकर लोगों को बहुत मोटिवेट किया है। जी। तो मेरा एक ये बड़ा पर्सनल सा सवाल हाँ, है हाँ। कि जब आप स्टेज पर खड़े होते हैं जाके जब ये मैं शुरू कर रही हूँ आपके सबसे पहले उससे कि जब आपने 2007 में शुरू हुँ, हुँ, किया और सबसे पहले स्टेज पर पहुँचे और माइक हाथ में था, हुँ। तो क्या लग रहा था कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ? क्योंकि होता है ना जैसे हम लोगों ने भी पता नहीं होता क्या पता नहीं होता है क्या बोलना है। तो हम लोगों ने भी जब शुरुआत की तो लगा कि अब माइक आया है कि नहीं अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि जी, मेरे जी। सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जी। तो वो कैसा रहा अनुभव? कैसा एक्सपीरियंस आई रहा? थिंक वो उससे पहले मेरे को क्लियर हो गया था कि अगर ये मैं प्रेशर लेके चलूंगा कि हुँ, मैंने ये कुछ डिसाइड किया था यही बोलना है इसी सीक्वेंस में बोलना है तो वो प्रेशर मुझे परेशान करेगा। हाँ, तो ये जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग में जब एंट्री की थी तो ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी कि गो ऑन स्टेज नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस। हुँ, मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे एक्सप्रेस करना है। हुँ, एक्सप्रेस करना है लाइफ के अनुभव को। और शायद शायद काफी व्यूअर्स मैं पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, मैं बचपन में इंट्रोवर्ट था, अभी भी मेरी पार्टली मेरी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्जन की तरफ है। ओके। राइट। और ये तो कर्टसी टू द होटल इंडस्ट्री जिसमें मैंने 8 साल काम किया, उसके बाद उसके कारण मैं और आउटगोइंग बना। हुँ, पर जब आइडिया स्ट्रांग हो ना आपके अंदर, आपके वो कहते हैं ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या हुँ, मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बिल्कुल। जब सीने की आग हो ना कि ये बात इंपॉर्टेंट है यार, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। हुँ, ये यंग, ये जो मैं अगर वापस टाइम में जा सकता तो खुद को ये समझाता ये चीज कि हुँ, सब हो जाएगा, हुँ, सब फिट हो जाएगा, अपने हुँ, टाइम पे फिट होगा, अपने रूप ढंग में फिट होगा। तू चलता चल, बस तेरा काम है चलता चल। तो ये चीज मैं अगर खुद को बता सकता तो मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट होती। हुँ, आज मैं दूसरों को बताना चाहता हूँ। तो जब ये आग पनप रही हो अंदर से, आइडिया स्ट्रांग हो, तो माध्यम अपने आप बन जाता है हुँ, और वो कहने का तरीका अपने आप आ जाता है। मैंने उसके ऊपर कभी ज्यादा ऑब्सेस नहीं किया हुँ, और उसकी कोई खास ट्रेनिंग भी नहीं ली। हुँ, कुछ लोग कहते हैं नेचुरली आया, मैं समझता हूँ कि वो कला आ जाती है अगर आइडिया स्ट्रांग हो। बिल्कुल। अ, अगर अब मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ सर। जी। जैसे आपने शुरुआत की, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस बताया कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कंचन, हम्म, 2007 से अब तक का। ऐसे में सर बहुत सारे लोग आपके पास मतलब बहुत सारे युवा भी होंगे, बहुत हम्म, सारे जो स्टार्टअप कर रहे होंगे, वो भी होंगे। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे स्टार्टअप्स के लिए, जैसे जी। लोग बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, हम्म, तो उन्हें जब आप क्योंकि ज़रूरत होती है हम्म, कि कोई एक उनके साथ ऐसा हो जो उन्हें बताए कि सही है या गलत है, जी। तब आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती होगी। तो ऐसे में जो स्टार्टअप करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टअप तो कर देते हैं सर, हम्म, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते वहाँ तक। कई हम्म, लोगों का बिज़नेस रुक जाता है, हम्म, कई को लॉस हो जाता है। हम्म, उस वक़्त हमने देखा है कि बहुत सारे सुसाइड केसेज़ आ जाते हैं। जी। बहुत लोग हैं जो खुद में टूट जाते हैं, जी। बिखर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल करते हैं? आई थिंक जो सुसाइड केसेस की आपने बात की, ये सिर्फ स्टार्टअप नहीं, ये हाँ, युवाओं, इवन युवाओं में भी यंगस्टर्स है। भी। कोटा में बिल्कुल, आपने बिल्कुल। सुना होगा हाँ, कैसे फैंस के ऊपर, हाँ। पंखों के ऊपर अलार्म लगे इनफैक्ट हुए हैं। अभी 12th का रिजल्ट आया है तो जी। अभी एक बच्चा जो है वो अलीगढ़ का वो फेल हो गया तो उसने भी यही कदम हम्म, उठाया हम्म। तो मतलब यहाँ क्यों पहुंच रहा है हमारा देखिए, युवा? इसमें जो हम अगर स्टूडेंट्स की बात कर लें हाँ, तो ये इतना प्रेशर ले रहे हैं बच्चे, और हाँ, एजुकेशन सिस्टम प्रेशर दे रहा है या ये ले रहे हैं या घर पेरेंट्स दे रहे हैं, और बच्चे सेंसिटिव होते हैं। तो ये डिस्कशन काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं हुँ, नटशल में यही कहूँगा कि बच्चों को हमें ये समझाना है कि उस एंट्रेंस टेस्ट के बाद भी ज़िंदगी है। बिल्कुल। और जैसे आई थिंक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता की ये लाइन है कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। हुँ, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। यही युवाओं को समझना है कि अगर मेरे वो सपना पूरा नहीं हो सकता तो उससे मेरा जीवन नहीं मर रहा है। पर जब हम स्टार्टअप्स की बात कर लें, इसमें बड़ी अहम चीज ये है कि स्टार्टअप जिसने शुरू किया वो क्यों किया। हुँ, मैंने फिर उसी सवाल पर वापस हुँ, आता हूं, हुँ, क्या उसकी अंदर की जो आग है उस सब्जेक्ट को लेकर, उस मार्केट अपॉर्चुनिटी को लेकर वो स्ट्रांग है या नहीं, हुँ, या सिर्फ पैसा बनाने के लिए किया, हुँ, या सिर्फ दूसरे कर रहे थे इसलिए मैंने भी स्टार्टअप किया। हुँ, राइट। अगर उसको जेन्युइनली लग रहा है कि ये चीज में कमी थी मार्केट में जो हम पूरी करेंगे, हुँ, तो वो जल्दी हार मानने वाला नहीं है कंचन। हुँ, हुँ, क्योंकि अब रही बात मुश्किलों की, हुँ, तो मुश्किलें तो टेस्ट कर रही हैं। बिल्कुल। हर मुश्किल टेस्ट कर रही है कि आप इस आइडिया के लिए बने भी हो या नहीं। हुँ, वो जैसे कहते हैं ना, प्रीलिम्स होते हैं तो फिर हुँ, मेंस होते हैं, फिर इंटरव्यू होती है, तो हर स्टेप पर ये चेक हो रहा है कि भाई जहां पहुंचना चाहते हो उसके काबिल भी हो या नहीं। हुँ, कई बार चाइल्ड आर्टिस्ट में आपने सुना होगा, हुँ, ये रिसर्च साबित करती हाँ, है, जिन लोगों को 10 11 12 साल में लाइफ में फेम मिल जाता है, और हुँ, भगवान सबको मैं आशीर्वाद ऊपर वाला दे और ये सब खूब तरक्की करें, पर काफी केसेस में वो बच्चे, क्योंकि अभी उनका वो मॉरल फ्रेमवर्क स्ट्रांग नहीं हुआ होता, वो उस कामयाबी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हुँ, और जब 20-21 में होते हैं तो वो फेम ढूंढते हैं, फिर से वो मिलता नहीं। हुँ, राइट। हुँ, सो कहने का मतलब कि जरूरत से ज्यादा और वक्त से पहले कोई चीज इंसान को मिलने वाली नहीं है। हुँ, इसलिए स्टार्टअप में सिर्फ ये चेक करें कि मैंने ये शुरू किस कारण किया था, हुँ, और क्या आज भी मैं उस पर्पस को स्टिक कर रहा हूं, और अगर मुश्किलें आ रही हैं तो वो सिर्फ एक टेस्ट है हमारा। हुँ।
ये चेक करने के लिए कि हम जहां जाना चाहते हैं उसके काबिल बन पाएंगे, और उन्हीं मुश्किलों से निकल कर आप यू विल बिकम सॉलिड एंड स्ट्रांग एंड अ गुड एंटरप्राइज एंड अ गुड लीडर। बिल्कुल। कोई जीवन में, पूरी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फेलियर रहा जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो कि ये मेरे लिए मुश्किल था लेकिन सीखा बहुत कुछ, ये फेलियर रहा बट सीख बहुत कुछ लिया? जी, मैं फेलियर शब्द से थोड़ा दूर रहता हूँ। अच्छा। मैं इनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मानता हूँ, और आई थिंक सबसे जो दिलचस्प रहा वो भारत वापस आने के समय 2007 से सबसे पहले मैं सेफ रास्ता लेना चाहता था। अच्छा। और सेफ रास्ता कंचन मोटिवेशनल स्पीकर या अपना बिजनेस शुरू करने से पहले था कि भारत वापस आए, एक अच्छी सी एमबीए कर लें और अच्छी सी जॉब लग जाएगी। ये हर किसी का एक छोटा सा हाँ, सपना। तो एक पंथ दो हाँ, काज हो जाएंगे, हाँ। और जॉब भी लग जाएगी, एमबीए भी हो जाएगी, और मैं वापस आना चाहता था, वापस भी आ जाऊंगा, चलो है ना, बिजनेस हाँ। नहीं करने का, इसको स्किप कर लेंगे। तो उस समय का जो बेहतरीन बिजनेस स्कूल था वो था आईएसबी हैदराबाद, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, नया नया खुला था। अब उनकी मोहाली में भी ब्रांच है। वो वर्ल्ड के उस समय टॉप 15 में आते थे, आज भी नॉट न सिर्फ भारत में पर विश्व भर में वो टॉप 15-20 में आते हैं। तो मैंने वहाँ 6 महीने अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर की, और जीमैट की तैयारी की, वो जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, और सारा कुछ कर करा के बड़ी एफर्ट्स लगाई। मेरी बॉस ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, और वो डीएचएल का कुरियर आया जिसने वो लेकर मेरा सारा पैकेज हैदराबाद पहुंचाया, और मैं मेरे को वहां से इंटरव्यू कॉल तक भी नहीं आया। तो ये एक सेटबैक था, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। मैं फेलियर नहीं कहूंगा इसे, हाँ। क्योंकि आज उस समय मेरे को दुख जरूर हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत लगाई थी और मेरी आशा थी कि ये हो जाए। नहीं हुआ, अलग बात है। पर आज मैं आफ्टर 18 ईयर्स जब मैं देखता हूं, तो अगर वो हो जाता तो मेरी जिंदगी की डायरेक्शन इधर की बजाय इधर हो जाती, कंप्लीटली चेंज हो जाती। मैं वो रिस्क जो मैंने उस समय लिया कभी ना ले पाता। जब 20-30-40 लाख का लोन होता, और एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब होती, और एक 3 BHK लेकर लाइफ शुरू हो जाती, और सारा कुछ हो जाता, तो कौन छोड़ेगा उसको फिर से एक बार? ऐसे बड़े रिस्क लाइफ में एक बार लिए जाते हैं और बार बार नहीं लिए जाते। तो वो शायद वो कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले का ही प्लान था कि बेटा तेरा ये रास्ता नहीं है, चलो इधर चलो, इधर चलो, तेरा ये रास्ता नहीं है, इधर चलो। तो वो कोर्स करेक्शन ऊपर वाला ही कर रहा था। तो ये कहानी है उसकी। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, रिस्क। जी। तो रिस्क जो होता है, मुझे लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो रिस्क लेते हुए बड़ा घबराते हैं। जैसे कोई अगर जॉब कर रहा है, मैं अपनी बात करूं, जॉब कर रहे हैं और मन है कि अपना बिजनेस करना है, लेकिन रिस्क नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में कि नहीं अच्छी खासी जॉब है, अपना 60-70 हज़ार इंसान को मिल रहे हैं, जॉब छोड़ेंगे फिर शुरू करेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे अभी मैंने पूछा, कई लोग होते हैं शुरू किया नहीं चल पाया। तो लाइफ में रिस्क कैसे लिया जाए? तो जैसे क्योंकि ये बड़ा ही सावधानी से चलने वाला एरिया है, जॉब छोड़कर कुछ स्टार्ट करने वाला, सो इसको मैं उसी नजाकत से अप्रोच करूंगा। सबसे पहली बात ये कि शायद सबको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, शायद बिजनेस सबके लिए नहीं है। नॉट एवरीबॉडी इज मेड फॉर इट। ना हर शख्स जॉब के लिए बना है, और ना हर पर्सन बिजनेस कर सकता है। क्योंकि बिजनेस करने के लिए, अपना काम चलाने के लिए, खुद का रास्ता बनाने के लिए आपको 24/7, आप सो रहे हैं पर ये ब्रेन चल रहा है, नए आइडियाज आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आप ये देखेंगे आपकी टीम मजे की जिंदगी जी रही है। वो 6 बजे फिनिश करके सब लोग जा रहे हैं, और आप बिजनेस ओनर हैं, आप कह रहे हैं यार आपका तो फिनिश हो गया, हमारा तो भी चलेगा, ये तो 24 आवर्स चलेगा। सो वो शायद हर एक के बस का नहीं है, और इसीलिए अगर 9 to 5, 9 to 6 आपके लिए सूटेबल है, तो जरूर उसको एंजॉय करें, उसमें प्रोग्रेस करें, उसमें आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। हाउएवर, अगर आपको लगता है कि उस स्ट्रक्चर में आपके जो ड्रीम्स है वो अचीव नहीं हो पा रहे, आप में ज्यादा आइडियाज हैं, ज्यादा एनर्जी है, तो फिर मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूं, जो हाईवे जिसपे 120 की स्पीड हो, उसमें मर्ज होने से पहले सीधा आप काट के उस हाईवे में जाएंगे, इस साइड वाले रोड से, तो धड़ाम से पीछे गाड़ी आएगी और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। राइट? 120 की स्पीड पर जो हाईवे चल रहा हो, जिसपे काफी सारी गाड़ियां 120 पे स्पीड पर आ रही हो, उस हाईवे में मर्ज होने के लिए साइड रोड बनाते हैं। राइट? एक साइड रोड बनता है ना, साइड रोड पर हम पहले स्पीड अप करते हैं अपनी, 60 से 80, 80 से 100 से जैसे 110 टच करती है, हम राइट का इंडिकेटर देकर हाईवे की पहली लेन में मर्ज हो जाते हैं। राइट? और फिर हम बराबर स्पीड से चलते हैं, फिर कोई रिस्क नहीं है। यही हम करियर्स में करना चाहिए। यानी अगर आप में लगता है आप में ज्यादा काबिलियत है, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, तो पहले उस चेक करें खुद को। राइट? वो एक्स्ट्रा एनर्जी डालना शुरू करें। क्या आप काम पे आधा घंटा पहले आ सकते हैं? क्या बॉस के बिना बताए कोई टारगेट सेट कर सकते हैं? किसी ने थैंक यू नहीं बोला, किसी ने शाबाश नहीं दी, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं? अगर वैसी तबीयत है ना आपकी, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप सूटेबल हैं। पर अगर आप सिर्फ सब कुछ नाप तोल कर
हर चीज मैंने इतना काम किया मुझे इतने पैसे मिले, अगर उसी हिसाब से चल रहे हैं तो फिर शायद एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए नहीं है। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आप रिस्क लें, एकदम से बड़ी छलांग मत लगाएं, ट्राई टू सी आर यू सूटेबल फॉर इट और नॉट, और जब समय सही होगा आप वो जंप लगा पाएंगे। बिल्कुल। एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर क्या हम इसे करियर देख सकते हैं? वो डेफिनेटली। और हाँ। आई थिंक जब मैंने शुरू किया था तब तो फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत कम थे। बहुत कम थे। 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय शिव खेड़ा साहब थे, विजय बत्रा जी थे, शायद एक मुंबई में एक दो और पर्सन्स थे जो फुल टाइम इस चीज को कर रहे थे। उसके बाद एकदम से जैसे यूट्यूब ऑपरेशनल हुई, काफी लोग और आए, और आज काफी सारे यंगस्टर्स का ये ड्रीम है। और मैं अच्छा है, खुशी होती है देखते हुए, क्योंकि जो जो देश इतनी तरक्की कर रहा है कंचन, जो इतनी आगे बढ़ने की, विश्व गुरु बनने की जो विजन रखता है, उसमें फिर काफी और स्पीकर्स की, कोचेस की, राइटर्स की, थॉट लीडर्स की जरूरत है। पर जो बनना चाहते हैं युवा खास करके, उनको मैं यही कहूंगा कि अकल बादाम खाकर नहीं, धक्के खाकर आती है। और ये धक्के आपकी प्री क्वालिफिकेशन है। कुछ करें पहले लाइफ में और फिर जाके आप अपने विचार शुरू करें, ज्यादा असरदार रहेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। नहीं तो सिर्फ एक किताबी पहलू बन के रह जाता है। बिल्कुल। इंडियन स्पीकर अगर ब्यूरो की मैं बात करूँ तो इसकी ओर से मैंने देखा कि आपको एक बड़ी उपाधि दी गई है। टॉप 10 की लिस्ट में आपका जो नाम है वो नंबर 3 पर है, और ये एक बहुत बड़ी उपाधि है क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल से ही नाम आता है और आपका नाम है। तो इस एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे? ये पिछले 5 साल से, और इंडियन स्पीकर ब्यूरो, एक्चुअली ये स्पीकर ब्यूरो ये बुक करते हैं स्पीकर्स को, हाँ। सम ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, वेरी हम्बल टू बी फीचर्ड ऑन दिस एंड सेवरल अदर लिस्ट्स, जिनमें पर एट द सेम टाइम मैं इन लिस्ट पर फिक्सेटेड नहीं होना चाहता कंचन, हाँ। क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग विचारधारा से बनी हुई हैं। पर खुशी होती है ये देख के कि 18 साल पहले जो एक ड्रीम था, ड्रीम था। जिसको हर डायरेक्शन में परस्यू किया, ऐसा भी समय था कि जब होटल स्टे भी नहीं इंक्लूडेड होती थी, तो काम करके एकदम से वापस जाना या हर चीज़ को खुद से देखना। मेरा ऑफिस ऑपरेटिंग बेस आज भी जलंधर है। सो हर ट्रैवल एंगेजमेंट, हर स्पीकिंग एंगेजमेंट के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता था। वो सारा कुछ वो मेहनत कहीं ना कहीं पहुंची है, ये देखकर मुझे काफी प्रसन्नता होती है। और साथ ही साथ और आत्मविश्वास भी आता है कि अगर वो मुश्किल पड़ाव कवर किया जा सकता है, तो आगे और कौन से चैलेंजेस है जो हम ले सकते बिल्कुल। हैं। अब जैसे कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी कि एक छोटा सा रैपिड फायर और हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग देख पाएँ कि जी। भाई क्या है और आपके अंदर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सर, वो एक किताब जिसने आपकी सोच को पूरी तरह बदल दिया हो? आई थिंक किताबों की जब बात हो तो फेवरेट जिनको मैं गिफ्ट भी करता रहता हूँ, अक्सर एक बुक है अंग्रेजी की जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक डॉक्टर हैं जिनको जो नाजीज ने कैप्चर कर लिया था और टॉर्चर में रखा था, और ये बच के निकल के वहां से आए थे, और इन्होंने अपने अनुभव के ऊपर वो किताब लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। ये किताब यही कहती है कि अगर जिंदगी में कोई मीनिंग मिल जाए आपको, तो आप बड़ी सी बड़ी मुश्किल से गुजर जाएंगे। तो ये मेरी फेवरेट बुक है। एक ऐसा जुमला सर जो आप हर रोज खुद से कहते हो? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। अरे वाह ये सर। जुमला नहीं है, हाँ। गुरबानी की लाइन है कि कुछ एक तो चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तो नाम से मैं चढ़दी कला का क्या मतलब होता है? इटर्नल ऑप्टिमिज्म। हाँ। चढ़दी मींस राइजिंग, राइजिंग। कला मींस नेचर, सो ऑलवेज बी इन इटर्निंग नेचर। सो नाम लेकर, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला, कुछ ऐसे करो कि जिसमें सबकी बेटरमेंट हो। तो यही ये अरदास रहती है, जुमला नहीं अरदास रहती है गुरबानी की, यही हर रोज। अगर माइक बंद हो जाए और सिर्फ दिल की बात कहने को कहा जाए तो क्या कहेंगे? डुग 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 डुग। तो दिल की आवाज दिल से यही कहेगी भी चलते रहो, लगे रहो, चलते रहो, अपना मिशन याद करो, आगे बढ़ते रहो। बिल्कुल। पैसा, पहचान या सुकून, क्या चुनेंगे सर? पैसा बहुत सारी मुश्किलें हल कर देता है, पहचान अच्छे लोगों से मिलवाती है, सुकून चैन की नींद सुलाता सो एक चूज करना है आपको। चैन की नींद। सुकून। अच्छा, आपके अंदर की सर सबसे और बड़ी। सुकून पे एक लाइन याद आती हाँ, है कि हाँ। सुकून की बात मत करे गालिब, वो बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। हाँ। कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरा हुआ करते हैं, खुद के पैसों पे तो सिर्फ घर की जरूरतें पूरी हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके अंदर की सर सबसे बड़ी ताकत? सेल्फ रिफ्लेक्शन आई वुड से, कि अगर कुछ गलत भी हो जाए कई बार, तो बैठकर ये सोच लेना कि ये गलत था और अगली बार सही कैसे करना है। आई थिंक आपका सबसे फेवरेट कंफर्टेबल फूड?
comfortable food I want to come. There's a lot of comfortable foods, but I think मालाबार पराठे के साथ अगर उसको ताज़ी मलाई में डुबो के खाओ तो वो पंजाबी स्टाइल, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, तो वो ज़्यादा टेंशनों को दूर कर देता है। बिल्कुल। सक्सेस आपके लिए क्या है सर? सक्सेस मेरे लिए क्या है? अपनी जिंदगी को अपने ढंग से, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीना, अपने ढंग से जीना, वो कामयाबी है, जिसमें किसी का प्रेशर ना हो कि जी। जिंदगी को एक टाइटल देना हो तो क्या? जिंदगी को टाइटल देना हो तो एडवेंचर, द बिगेस्ट एडवेंचर। अच्छा, सबसे बड़ा एडवेंचर, यस। अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन सर, जी। जितने भी युवा इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? युवाओं को मैं यही कहूंगा कि जो चीजें हमसे मांगी जाती हैं, जो दुनिया मांग रही है, वो क्या है? इनोवेशन, यानी नए आइडियाज से सोचना, कोलैबोरेशन यानी टीम्स में काम करो, रिस्क टेकिंग की आपने बात की, इन सभी चीजों से इस जो एआई के युग में आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये चीजें काफी हद तक स्कूल में नहीं सिखाई जाती। सो टेक चार्ज, यही मैसेज रहेगा मेरा यंगस्टर्स को कि ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका स्कूल या कॉलेज या आपके टीचर या प्रिंसिपल्स जो सब बेहतरीन काम कर रहे हैं, दे डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर देम, पर ये स्किल्स डेवलप करने के लिए आपको भी चार्ज लेना पड़ेगा, ताकि जब आप कॉलेज से बाहर जाएं आप रेडी हों इस नए युग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए एरा के लिए, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पर एक डिफरेंट स्किल सेट मांगेगा जो शायद स्कूल में आपने कॉलेज में नहीं सीखा, एक डिफरेंट माइंडसेट मांगेगा। और जिन लोगों के पास वो है वो बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं छोटे से एग्जांपल से फिनिश करता हूं। मैं जिस फेवरेट होटल में मैं रहता हूं, तो कुछ दिन पहले मैं जैसे वहां पहुंचा तो वहां के दरबान ने, जो डोरमैन ने, मेरा दरवाजा खोला और बोला वेलकम बैक मिस्टर सिंह। अब उसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो उसको बता रहा है कि मैं वहां फ्रीक्वेंटली आता हूं, पर उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, वेलकम बैक मिस्टर सिंह। आई वाज लाइक वाओ, दैट इज वंडरफुल। कंचना मानेंगे नहीं, मैं अंदर गया, फ्रंट डेस्क पे जो पढ़े लिखे जो यंगस्टर थे, उन्होंने नहीं पहचाना मुझे। उनके पास कंप्यूटर भी था, कंप्यूटर भी बता रहा था कि मैं कितनी बार पहले स्टे कर चुका हूं, और पीछे लिखा भी हुआ था वी ऑलवेज सर्व सर्विस विद अ स्माइल। ना उनके चेहरे पे स्माइल थी, ठीक है, ना ही वो पहचान पाए कि मैंने पहले वहां स्टे किया, पर बाहर एक दरबान उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी से, और उसकी शायद एजुकेशन भी उससे कम हो गई उस लड़के से, पर उन्होंने कहा वेलकम बैक मिस्टर सिंह। तो इसलिए मेरे को ये क्लियर हुआ कि ये जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सारे ना, ये सब जरिए हैं, एंड में इंसान की विल है ना, तो वो मैटर करती है, इच्छा शक्ति मैटर करती है। यही मैसेज है यंगस्टर्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। कि मैं तो कहूँगी कि बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, क्योंकि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं बहुत कुछ आपसे सीखा और समझा होगा, क्योंकि आपकी जर्नी जो है वो इतनी इतनी इंटरेस्टिंग रही कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।